से था कि स्लीपन फॉर्मूले को ज़मीन देने के लिए जर्मनी को, आप इस तरह समझिए, यह है जर्मनी, यह है फ्रांस, और इसको जाने के लिए ये बेल्जियम नामक देश है, और बेल्जियम संरक्षण प्राप्त था इंग्लैंड का। तो जब ये स्लीपन फॉर्मूला बन रहा था तो जर्मन के डिप्लोमेट्स ने कहा कि भाई हमें 4 सप्ताह के अंतर्गत फ्रांस को हराना है, लेकिन फ्रांस को हराने के लिए फ्रांस में जाना ज़रूरी है, और फ्रांस में जाने के लिए एकमात्र रास्ता है बेल्जियम। तो इसको ज़मीन देने के लिए जर्मनी का डिप्लोमेट गया इंग्लैंड के डिप्लोमेट के पास। इंग्लैंड के डिप्लोमेट को पूछा कि भाई यदि हम कभी भविष्य में फ्रांस पे अटैक करें तो क्या हमारी सेना बेल्जियम से होकर जा सकती है क्या? डिप्लोमेसी की भाषा समझिए आप। तो इंग्लैंड के डिप्लोमेट्स मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। जर्मनी ने इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से निकाला कि इंग्लैंड का डिप्लोमेट नहीं बोला, इसका मतलब यह है कि यदि बेल्जियम से होकर जर्मनी सेना जाती है तो वो नहीं बोलेगा, यानी कि कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। इंग्लैंड के डिप्लोमेट ने यह अंदाज लगाया कि जर्मनी को यह समझना चाहिए कि इतना बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर यदि फ्रांस जैसे कंट्री पर अटैक करके अपना प्रभाव वृद्धि करेगा तो इंग्लैंड जैसा देश चुप नहीं रहेगा। तो चुप के दो अलग अलग मतलब निकाले। तो जब जर्मनी को लगा कि इंग्लैंड चुप ही रहेगा तो वो बेल्जियम की तरफ से सेना लेके गया फ्रांस पर अटैक करने के लिए, और इंग्लैंड इसी ताक में था कि कब ये बेल्जियम पर अटैक करे और मैं इसका जो सुपर पावर बनने का सपना है वो तोड़ूं। तो बेल्जियम पर अटैक होते ही 4 अगस्त को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से विकसित होते हैं कि जून 1914 के समयकाल था। सर्बिया का सर्ब जाति का एक आतंकवादी गैब्रिएलो प्रिंसेप, उसने ऑस्ट्रिया के होने वाले उत्तराधिकारी फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या कर देता है, जिसका बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर देता है, और इसके साथ ही यूरोप की अन्य शक्तियां युद्ध में कूद पड़ती है। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि क्या 2 देशों की लड़ाई या फिर कि एक राजकुमार की हत्या इतने बड़े विश्व युद्ध को जन्म दे सकती है क्या? असल में अपन बातचीत करते हैं तो एक जन ने मेरे को कहा था कि भाई हमारे दोस्तों के बीच में अच्छी दोस्ती थी और हम 500 या 1000 रुपये के लिए लड़ पड़े। असल कहानी यह है कि कोई भी 500 या 1000 रुपये के लिए 2 दोस्त गहरे लड़ते नहीं हैं। बात यह है कि 1500 रुपये पे लड़ाई निकलती है। पहले से ही कुछ चीज़ों को लेकर अनबन का डेवलपमेंट होता है, फिर एक चीज़ होती है जिस पे उस भड़ास को निकलना होता है, और वही भड़ास 100-500 रुपये की थी। यही कहानी, यही सेम कहानी आप प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में समझ सकते हैं। पिछले 40-50 सालों में यूरोप की डिप्लोमेसी इतनी विषाक्त हो चुकी थी कि अभी मैं आपको घटनाक्रम और कहानियों के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे एक देश दूसरे देश पर इतना सशंकित थे कि ये मेरे को बर्बाद कर देगा। और जब इतने विस्फोटक बारूद पर खड़े यूरोप में जब ये राजकुमार की हत्या हो जाती है तो उसने उसके चिंगारी का काम किया। फंडामेंटल रीजंस को क्रमवार घटना दर घटना समझते हैं। इस घटना का जो बहुत बड़ा और फंडामेंटल कारण था वो था जर्मन और फ्रांसीसी की आपसी वैमनस्य या एक दूसरे के प्रति दुराव। यही वो घटनाक्रम है जिसके आसपास पूरा यूरोप विश्व युद्ध में लपेटा जाता है। बात यह थी कि फ्रांस और जर्मनी, ये आप देख सकते हैं, एक दूसरे को बाउंड्री शेयर करते हैं। फ्रांस एक दौर में विश्व की टॉप मोस्ट शक्ति, विश्व विजेता रह चुका था।
ऐसे में जर्मनी जब अपने आप को एकीकरण कर रहा था तो फ्रांस ने पूरी कोशिश किया कि जर्मनी एक नहीं हो। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस को लगता था कि यदि मेरे बिल्कुल पड़ोस में जर्मनी जैसा देश, जो हाल ही में औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से विकसित हो रहा है, यदि यह एक हो गया तो महाशक्ति होने की संभावना है, तो मेरी सत्ता और मेरे वर्चस्व दोनों को चुनौती दे सकता है। ये वही वाली बात है। चाइना भारत में डोकलाम करता है, कभी गलवान करता है, उसका मूल उद्देश्य जमीन हड़पने से ज़्यादा इस बात पे टिका रहता है कि इंडिया अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे, बल्कि मिलिट्री आर्सेनल बढ़ाता रहे और अपना फंडामेंटल को सुधार नहीं सके। लेकिन फ्रांस के रोकने से जर्मनी रुकने वाला था नहीं। उस दौर की भी अपनी एक विशेषताएं होती है। तो जर्मनी फ्रांस से लड़कर अपने आप को एक कर लेता है और ये कहानी हो जाती है 1870 के आसपास। जर्मनी अपना एकीकरण, पहले डेनमार्क की उसका विरोधी था, उसको हराता है। उसके बाद 1866 के आसपास ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध में हरा देता है और उसके बाद उसके एकीकरण में अंतिम रोड़ा फ्रांस था, जिसे वह 1870 में सेडान के युद्ध में हराकर अपने आप को एक घोषित कर संविधान बना लेता है। यहाँ तक बात ठीक थी। लेकिन जर्मनी यहाँ तक नहीं रुका। उसने अपना घमंड का परिचय देने के लिए फ्रांस के अल्सास और लोरेन, ये दो रीजन हैं ज्योग्राफिकली, आप समझिए, अल्सास और लोरेन ये दो ज्योग्राफिकल रीजन है। जब सेडान के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया अंतिम रूप से, तो संधि करने के लिए बैठे, तो जर्मनी ने फ्रांस को अपना दम्भ दिखाने के लिए एक तो उसका ये वाला क्षेत्र ले लिया, दूसरा चीज उसने फ्रांस के सम्राट का अपमान किया। अब इस कारण से अब आप ये चीज समझिए कि जर्मनी का चांसलर उस समय बिस्मार्क था। बिस्मार्क बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही इंटेलिजेंट डिप्लोमेट माना जाता था। उसने मना किया कि भाई फ्रांस के सम्राट का आप अपमान मत करो, उसका एरिया मत ले। लेकिन उस समय के जर्मनी की आर्य जाति की श्रेष्ठता और उस समय के सम्राट जिसको अपनी जर्मन जाति पर दंभ था, उसने अपनी एकता को प्रदर्शित करने के लिए फ्रांस का अपमान किया। अब बात यह थी कि अभी फ्रांस कमजोर है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन ये यूरोप का लिमिटेड डेमोक्रेसी वाला जमाना है। अब यदि कोई देश किसी देश का राष्ट्रीय अपमान करेगा तो उसका जनमत उसके विरुद्ध खड़ा होएगा ही होएगा। आज यदि अपने देश के विरुद्ध कोई वक्तव्य दे देते हैं तो पूरा देश सोशल मीडिया पर एक हो जाता है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। यहाँ तो उसका एरिया भी ले लिया और उसको बेड़ियों में लाया गया फ्रांस के सम्राट को कि भाई आओ, तूने मेरे को एक नहीं होने दिया, अब मैं दिखाता हूँ तेरे को। तो इसकी वजह से जर्मनी ने बदला लिया। फ्रांस ने स्थायी रूप से ये एरिया और अपमान लेने की वजह से कुंठा धारण कर ली। यही एक चीज है जिसकी वजह से पूरा यूरोप कैसे घुट जाता है, वो देखने की कोशिश करेंगे। अब उस समय का जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क। अब उसने इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किया? एक उपाय यह हो सकता है कि भाई आप जो फ्रांस का अपमान किया उसके लिए माफी मांग ले और ये जो एरिया है ये फ्रांस को लौटा दे। लेकिन ये जो एरिया है अल्सास और लॉरेंस वाला, ये उस समय की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोहा और कोयला की आवश्यकता थी और लोहा और कोयला दोनों के मामले में ये एरिया समृद्ध था। तो ये
ये जर्मनी की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की डिमांड को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो बिस्मार्क अंदर अंदर से और सोच रहा था कि इकोनॉमिक फ़ायदा तो मिल ही रहा है, और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनमत इसके विरुद्ध है। आप समझिए कि पाकिस्तान के नेताओं को लगता है कि वो कश्मीर भारत से नहीं ले पाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसने 70 साल बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ का जनमत ऐसा कहता है। इसी प्रकार जर्मनी का जनमत बिस्मार्क की इस नीति के समर्थन में नहीं था कि अल्सास और लॉरेंस वापस दे दिया जाए। तो अब उपाय क्या करता है? बिस्मार्क दो तरीके से इस चीज़ का उपाय करता है। उसको लगता है कि फ्रांस आज कमज़ोर है, इसलिए वो अटैक नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे फ्रांस ताकतवर होगा उसका जनमत उसका समर्थन करेगा और वो जर्मनी पर बदला लेने के लिए अटैक करेगा ही करेगा। इसका उपाय ढूंढने के लिए बिस्मार्क दो तरह की नीति अपनाता है। पहली ये कि सिक्योरिटी सुरक्षात्मक नीति। जो भी उपाय हो सकते हैं, सबसे पहले जर्मनी की सिक्योरिटी का उपबंध किया जाए, चाहे वो डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली या इंडस्ट्रियली या स्ट्रेटेजिकली, किसी भी तरीके से हो, सबसे पहले सिक्योरिटी का प्रावधान किया जाए। फिर एक तरीका ये अपनाया जाए कि फ्रांस को मित्रहीन कर दिया जाए। यदि कोई भी यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस का समर्थन ही नहीं करेगा तो वो अकेला जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए कभी नहीं आएगा। ये वैसी ही बात है जैसे कि पुलवामा होने के बाद भारत ने पूरे विश्व में जाकर ये कहा कि पाकिस्तान एक स्टेट रिस्पॉन्डर टेरर वाला सेंटर है जिसके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में है, इसलिए कोई भी देश वहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, पाकिस्तान की निंदा करो। लेकिन उस समय पुलवामा अटैक के कारण हम विक्टिम थे, पाकिस्तान गलत था, लेकिन यहाँ जर्मनी खुद गलत है और वो दूसरे देशों को, यूरोपीय देशों को ये समझा रहा है कि फ्रांस के साथ मत जाओ। तो ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस था। अब अपन देखते हैं कि भाई ये जो बिस्मार्क की सुरक्षात्मक नीति और फ्रांस से को मित्रहीन करने की ये जो डिप्लोमेसी है, इसको कैसे ज़मीन पर खड़ा करता है। एक नीति है कि फ्रांस का कोई भी यूरोप में दोस्त नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जर्मनी की सिक्योरिटी पहले होनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके लिए सबसे पहले बिस्मार्क ये करता है कि उस समय यूरोप में 5 ही बड़े देश थे। सबसे बड़ा यदि इंटरनेशनल और इंडस्ट्रियल मामले में लीडर माने तो वो है इंग्लैंड, और उसको टक्कर देने के लिए खड़ा हो रहा था जर्मनी। और उसके बाद हिस्टोरिकली जो थोड़ा प्रतिष्ठित राष्ट्र था वो था ऑस्ट्रिया। फ्रांस एक दौर में यूरोप की बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन अभी वो एक इंडस्ट्रियल दौर के बाद बहुत नीचे आ गया था। और इनके अलावा रसिया एक अन्य देश था जो पिछले दिनों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ, जनसंख्या वृद्धि के साथ यूरोप के मानचित्र में तेजी से बढ़ रहा था। उस समय जनसंख्या एक डेवलपमेंट का पैरामीटर्स माना जाता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपनी उस समय लिमिटेशन थी, डेवलपमेंट फेज से गुजर रही थी। तो उसने, बिस्मार्क ने सबसे पहले इन देशों की आवश्यकता को समझा। ये वाला जर्मनी है, अब उसको लगता है कि ये जर्मनी है और ये फ्रांस है। अब यदि इस फ्रांस से इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस, यदि तीनों से दोस्ती नहीं करने दी जाए तो मेरी फ्रांस को मित्रहीन करने की नीति सफल हो जाएगी। उसको किसी भी तरह से फ्रांस से जुड़ना नहीं देना है। तो कोई भी देश फ्रांस से नहीं जुड़कर जर्मनी के साथ ही जुड़ेगा, इसके लिए उस देश की भी कोई आवश्यकता रही होगी। इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है कि कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता है, ज़रूरत से चलता है। तो बिस्मार्क सबसे पहले इंग्लैंड की आवश्यकता देखता है। इंग्लैंड उस समय शानदार पृथक्करण की नीति से गुजर रहा था यूरोप में। शानदार पृथक्करण की नीति को आप इस समय इस तरह समझिए कि गांव का बहुत ही समृद्ध व्यक्ति है जिसने कह रखा है कि गांव वाले तुम लड़ो, सीमा खेत के लिए लड़ो, सड़क के लिए लड़ो, आपस में कौन क्या पहनता है उसके लिए लड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो शहर में बाहर निकल गया है, वहाँ अच्छा खासा टेक्नोलॉजी के मामले में कमा रहा है।
मैं वो कह रहा है कि मेरी जो बाहर की प्रतिष्ठा है इस पे यदि कोई आंच नहीं आएगी तो तुम जैसा करना है करो। मतलब ये है कि इंग्लैंड यूरोप के जो भी मामले थे उसमें बहुत ही कम इन्वॉल्व रहता था। वो अपना बाहर साम्राज्य फैला रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में माल बना रहा था, भारत जैसे देश को साम्राज्य बना रखा था, वहाँ माल बेचता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसी से उसके उस चीज में चैलेंज नहीं आना चाहिए। यानी कि जो साम्राज्यवाद का उसका जो रास्ता है उस पर कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि साम्राज्यवाद को चुनौती मिल सकती है उसकी नौसेना की सुप्रीमेसी। साम्राज्यवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी नौसेना चाहिए और माल को इधर से उधर लाने के लिए भी नौसेना की शक्ति चाहिए। और उस समय दोनों ही मामलों में इंग्लैंड के मामले में उसके सामने खड़ा होने वाला कोई देश था ही नहीं, इतना बड़ा सुपर पावर था। यदि इन दोनों चीजों को कोई उस समय चैलेंज देने वाला देश बन रहा था तो वो था जर्मनी। क्योंकि 1900 तक आते आते जो सूती कपड़े से आरंभ होने वाली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेकंड फेज लौ और कोयले पर शिफ्ट हो गया था। और इस सेकंड फेज को आधार बनाकर जर्मनी इतनी तेजी से ग्रो किया कि इसने इंग्लैंड खुद को चुनौती देने लग गया। इस चीज की चिंता इंग्लैंड को थी और इस चिंता को समाधान समझने के लिए बिस्मार्क ने इंग्लैंड से कहा कि हम आपकी न तो नौसैन्य को चुनौती देंगे न आपके साम्राज्य की सिक्योरिटी को किसी प्रकार से हमारी तरफ से कोई नुकसान होगा। इंग्लैंड को इन दो चीज़ों का आश्वासन मिलने के बाद जब उनकी दो मेन प्रॉब्लम जर्मनी ने सोल्व कर दी तो उसने इस बात पे हामी भर दी कि हाँ भाई हम लोग फ्रांस से दोस्ती नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक देश को तो काट दिया। अब बचे दो देश। अब दो देशों के साथ इसने एक गुप्त संधि का जाल बिछाने का प्रयास करता है। जाल इस प्रकार से बिछाता है कि अब दो देश बचे ऑस्ट्रिया रूस और इसके साथ ही 1873 में 3 सम्राटों का सम्मेलन बुलाता है। आपको परीक्षा में भले ही कौन कौन सा संघ प्रथम विश्व युद्ध से पहले कब कब बना इसकी तारीख दी हो वो हमेशा क्रम पूछेगा। यदि आपको घटनाक्रम की सही जानकारी है तो ये तारीख रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ घटनाक्रम को समझते चलिए। मैंने 3 राष्ट्र नहीं लिखा, 3 सम्राट लिखा। उसका कारण यह है कि ऑस्ट्रिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है, सम्राट का शासन है, और रसिया में भी सम्राट का ही शासन है, और जर्मनी में लिमिटेड डेमोक्रेसी है लेकिन अभी भी जो वंशानुगत राजतंत्र का शासन है। इसीलिए इसको बोलते हैं 3 सम्राट का संघ। उसने तीनों को बुलाया और दोनों को बुलाया, जर्मनी में वहाँ बुलाया और बोलते हैं हम संधि करते हैं। और संधि को उसने इस तरीके से जाल बिछाया कि ऑस्ट्रिया और रूस की समस्या समझी और अपनी तकलीफ बताई नहीं। किस तरह समझी उसको समझते हैं। ये पहले मैप देखिए किस तरीके से, ये जर्मन रियालम एम्पायर ऑफ रसिया और ये ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय एक ही था। ये 3 देशों का एक सम्मेलन बुलाता है। वो ये कहता है कि ये 3 देश हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रूस। वो ये कहता है कि किसी भी देश पर तीनों में से यदि कोई बाहरी देश अटैक करता है तो तीनों पर हमला माना जाएगा। इस डिप्लोमेसी को समझिए आप। जर्मनी या बिस्मार्क ऐसा क्यों कह रहा था, उसको पता है कि उस समय यूरोप में 5 ही शक्तिशाली देश है, 3 ये और एक अन्य इंग्लैंड और एक अन्य फ्रांस। तो जब इसने कहा कि कोई भी एक देश तीनों पर से अटैक करेगा तो वो तीनों पर से अटैक माना जाएगा। अब अटैक करने वाले देश 2 ही हो सकते हैं, या तो हो सकता है इंग्लैंड या हो सकता है फ्रांस। उसे एक चीज का पता है कि इंग्लैंड शानदार पृथक्करण की नीति पर चल रहा है, उसको जो आश्वासन जर्मनी से चाहिए था वो उसको दे दिया गया, इसलिए कभी भी इंग्लैंड अटैक नहीं करेगा। अटैक करने वाला ओनली देश है फ्रांस। तो अब आप डिप्लोमेसी देखिए बिस्मार्क की, उसने फ्रांस का नाम भी नहीं लिया और ऐसी संधि करवा ली जिसके कारण फ्रांस को मित्रहीन कर दिया। फ्रांस से दोस्ती नहीं, तीनों देशों का गुट ये बन गया। इंग्लैंड को पहले ही आश्वासन दे चुका है,
बिस्मार्क बिल्कुल शांति से बैठा है। उसने कहा जो प्रॉब्लम सेडान के युद्ध में हुई थी उसका समाधान मैंने डिप्लोमेटिकली कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक घटनाक्रम एक नया ट्विस्ट लेता है, और नया ट्विस्ट ये लेता है कि हर्जेगोविना में विद्रोह हो जाता है। अब इस घटनाक्रम को समझते हैं कि इसने बिस्मार्क की नींद कैसे उड़ाई। असल कहानी यह है कि उस समय ये आप समझिए कि ये जो छोटे छोटे आपको देश दिख रहे हैं, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवा, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया आदि आदि, इन देशों का स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं। जब मिडेवल पीरियड चल रहा था तो ये तुर्की सेंटर का ओटोमन साम्राज्य ने 3 बड़े देशों की सीमा पर शासन कर लिया था, जिसमें अफ्रीका, ये यूरोप के कुछ देश थे, इधर आप मेडिटेरियन सी के इधर की तरफ जाओ तो अफ्रीकन कंट्री थे, और इधर आप जाओगे तो ये मिडल ईस्ट के एशियन कंट्री थे। तो ये बहुत बड़ा एरिया ओटोमन साम्राज्य का इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। फिर धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम आया तो अन्य देश बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, और ये ओटोमन साम्राज्य धीरे धीरे तेजी से गिरने लगा, जिसके कारण अब इनको जबरदस्ती ओटोमन साम्राज्य में शामिल किया गया, तो ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। उसी दिशा में 1875 के आसपास ये घटनाक्रम ये घटा कि हर्जेगोविना में एक विद्रोह हो गया। ये रहा हर्जेगोविना, आप इसको समझिए, ये हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, इसमें एक विद्रोह हो जाता है इसलिए कि हमें ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता चाहिए। वहां की जनता ने कहा कि हम लोग धार्मिक अत्याचार और कुशासन से परेशान हैं और हमें आजादी चाहिए ओटोमन साम्राज्य से। अब यदि ये अकेला देश खड़ा होता तो इसको अभी भी ओटोमन साम्राज्य का तुर्की इतना शक्तिशाली था कि इस छोटे से देश को हरा देता। लेकिन यदि इतने सारे लोग तो ओटोमन साम्राज्य ने जबरदस्ती जकड़ रखे हैं और इतने सारे देशों को आजाद होना है, तो उसको जर्मनी अकेला नहीं रोक सकता। जब यहाँ विद्रोह हुआ तो वो सर्बिया में फैल गया, सर्बिया से फैलता फैलता बुल्गारिया में फैल गया। इस तरह से ये सारे ही क्षेत्रों की एक क्षेत्र ने अभिव्यक्ति के बाद सारों ने आग फैला दी कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। इस चीज का फायदा उठाता है रसिया। रसिया क्या फायदा उठाते हैं जरा समझिए। जब बोस्निया हर्जेगोविना से विद्रोह सर्बिया में फैला तो रूस खड़ा हो जाता है। उसने कहा कि भाई सर्बिया में लेते हैं सर्व लोग और रूस में भी रहते हैं सर्व लोग। सर्व एक जाति थी, इसलिए सर्व भाई है। हम लोग सर्व जाति के लोगों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। और रसिया बड़ा और ताकतवर कंट्री था, इसलिए उसने बड़ा भाई का रोल निभाने की भूमिका निभाई। अब मुद्दा है कि रसिया को इतनी क्या पड़ी थी, वो इतना बड़ा भाई क्यों बन रहा था। इंटरनेशनल रिलेशन में बिना जरूरत के कोई भी देश कुछ भी नहीं देता। हालांकि ये आजकल थोड़ा डेमोक्रेसी के ज़माने में ह्यूमैनिटेरियन प्रोसेस चलता है, लेकिन शुद्ध डिप्लोमेसी जरूरत के हिसाब से चलती है। अब इस युद्ध में बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया अलग अलग नहीं रहे। रसिया कूद पड़ता है और इनका सपोर्ट करता है। सर्व लोगों का बड़ा भाई बनकर इन्होंने इसका सपोर्ट किया। तो यदि रसिया आ गया तो तुर्की कहाँ टिकने वाला था। इन्होंने ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया। 2-3 साल तक ये लड़ाई चली और 1878 तक आसपास ये सांट स्टीफन नाम का एक द्वीप है। इस पे संधि करने के लिए जब भी युद्ध होता है, कोई देश हार जाता है तो उसके लिए संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है भाई तुम्हारी ये शर्तें हैं, ये माननी पड़ेगी। तो तुर्की को हरा दिया जाता है। और इन देशों और तुर्की के बीच में ये जो मैप है कि ये जो सर्बिया के लोग सर्ब लोग हैं वो कितने कितने देशों में, ये देखो, इसलिए रशियन साथ दिए। यहाँ 82% सर्व लोग हैं, यहाँ 98, 97, 96 ये इतने सर्ब लोग थे, तो इसलिए इसने बड़ा भाई का रोल निभाया। अब 1878 में तुर्की को हराने के बाद इन्होंने सांट स्टीफन संधि करने के लिए ही बैठते। अब यदि रशिया ने युद्ध में इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उन्होंने ऐसे ही तो किए नहीं होंगे। तो उसने वसूल करने के लिए सांट स्टीफानो की संधि को कुछ इस तरीके की शर्तें रखवाई जिससे कि यूरोप के अन्य कंट्रियों का पेट जलने लगा।
उसको जरा समझते हैं। संधि की शर्त ये थी कि ये जो स्वतंत्र हुए देश है इसमें ये ग्रेटर बुल्गारिया है, इसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और रोमानिया, इन 4 देशों को स्वतंत्र रखा गया। अब जब ये संधि साइन हुई तो इसकी सबसे ज्यादा बढ़त लगी ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड को। अब आप कहेंगे कि भाई संधि तो इन देशों के बीच में हुई और ब्रिटेन तो शानदार पृथक्करण की नीति पे चल रहा है, ऑस्ट्रिया का उससे कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों का पेट क्यों बढ़ रहा है? उसका कारण समझिए कि आपकी रशिया धर्मदान तो चला नहीं रहा कि बुल्गारिया को स्वतंत्र करा देगा। वो बुल्गारिया को स्वतंत्र इसलिए करा रहा था कि ये छोटा देश है, सर्ब लोग है, और इनडायरेक्टली ये मेरे ही नियंत्रण में रहेगा। तो मेरे नियंत्रण में ये रहेगा तो ये काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया के कंट्रोल में जाएगा। रशिया की एक इकोनॉमिक समस्या समझिए आप, उत्तर का पूरा रीजन आर्कटिक क्षेत्र है, ऐसे में सर्दियों में ऊपर का पूरा क्षेत्र जम जाता है। अब उसे समुद्री पहुंच के लिए ये दक्षिणी द्वीपीय और ये सागर वाले क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इस चीज की आपको समझ होनी चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में समुद्र तक पहुंच एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसका कारण यह है कि यदि आपको साम्राज्य किसी जगह साम्राज्य एशिया में जाके कहीं किसी को लड़के हराना है, साम्राज्य निर्माण करना है, तो आपको नौसेना भेजने के लिए समुद्र में उतरना पड़ेगा। फिर किसी देश से माल लूट के लाना है तो वो भी समुद्र से आना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड का 80% समुद्र से ही होता है, इसलिए सारे देश चाहते हैं कि मेरा किसी भी तरह से समुद्र तक एक्सेस हो। और रशिया के लिए ये प्रॉब्लम इसलिए बड़ी थी क्योंकि उसका नॉर्दर्न पार्ट जम जाता है सर्दियों में, और यही एक पार्ट है इतने बड़े क्षेत्र को समुद्र से एक्सेस करवाने के लिए। तो ये बुल्गारिया को इसलिए स्वतंत्र कर रहा था ताकि इनके संसाधन भी यूज कर रहे हैं और समुद्र तक पहुंच प्रदान कर सके। अब जब ये चीजें रशिया ने एक्वायर कर ली तो ब्रिटेन का पेट इसलिए जला कि यदि रशिया को बुल्गारिया मिल गया और इतना बड़ा समुद्र का क्षेत्र मिल गया तो यह भविष्य में आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो जाएगा, और मुझे कोई टक्कर देने वाला होना नहीं चाहिए यूरोप में। तो ब्रिटेन की अभी जैसे अमेरिका आपको आप समझिए कि उसकी इकोनॉमी $20 ट्रिलियन से अधिक है, लेकिन और चाइना की $13 ट्रिलियन पे है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे आसपास कोई आना ही नहीं चाहिए। जो सुपर पावर होता है उसको हमेशा डर लगता है कि कोई देश ऊपर ना जाए। तो ब्रिटेन का पेट इसलिए जल रहा था कि रशिया को इतना बड़ा लाभ नहीं मिलना चाहिए। और ऑस्ट्रिया का आप समस्या समझिए कि ये जो देश बनाए गए थे ये नेशन आइडेंटिटी के आधार पर बनाए गए। सर्ब जाति के लोग जहां रहते थे वहां सर्बिया बना, यानी कि नेशन का मतलब क्या है जिसको आप समझिए। नेशन का मतलब है कि वहां के लोग कहे कि हम लोग एक आइडेंटिटी, जैसे हम इंडियन है तो हम सब कहते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय हो गए एक, यानी कि एक आइडेंटिटी हो गई। यूरोप में ये जो एक आइडेंटिटी थी वो जाति या नस्ल के आधार पर थी। अब सर्ब नस्ल के लोग सब ने कहा हम एक हैं, फिर ये रोमाग्न बस नस्ल के लोग उन्होंने कहा हम एक हैं, यानी कि जाति आधारित राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। और इसे बढ़ावा दे रहा था रशिया। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया को पता है कि यदि जितने छोटे छोटे देश होंगे उसको मेरे लिए कंट्रोल करना आसान है बजाय एक मजबूत देश के। तो इसको इन सब चीज़ों से ऑस्ट्रिया को तकलीफ क्या थी? ऑस्ट्रिया को तकलीफ ये थी कि उसको पता है कि यदि ये जाति के आधार पर राष्ट्र बनने लग गए तो मेरे तो 20 टुकड़े होने श्योर है, क्योंकि मेरे अंदर तो 20 से ज़्यादा जातियां हैं। तो ऑस्ट्रिया को खुद के बिखरने का डर लग रहा था, इसलिए ऑस्ट्रिया चाह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये चीज़ मेरे पड़ोस में सस्टेन नहीं करनी चाहिए, बिखरनी चाहिए। तो अब सांट स्टीफन संधि हो जाती है, उसके बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया का पेट बढ़ता है और ये लोग वापस हल्ला करने लग जाते हैं कि यार रशिया ने ये गलत किया है, इन देशों को बरगड़ाया बुसलाया, इसलिए संधि को संशोधित होना चाहिए। तो अब पूर्वी समस्या, ये जो पूर्वी समस्या है इसको हल करने के लिए सांट स्टीफानो की संधि को संशोधित करने के लिए यूरोप में एक सम्मेलन बुलाया जाता है।
और इस यूरोप का सम्मेलन होता है बर्लिन में। आप इसको रटेंगे नहीं बर्लिन को, आप समझिए कि बर्लिन में ही क्यों हुआ। थोड़ा लॉजिक लगाना सीखिए। बर्लिन में हुआ कि एक तरफ पार्टी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, दूसरी तरफ पार्टी है रसिया प्लस अन्य। तो अब इन दोनों के बीच में मांडवाली करवाने वाले दो ही देश बचते हैं, या तो वो कराए जर्मनी या कराए फ्रांस। अब आप ज्योग्राफिकली देखो तो इन दोनों के बीच में मांडवाली करवाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होता है एक तो जर्मनी, दूसरी चीज है कि वो इस समय स्टेबल कंट्री है फ्रांस की बजाय, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, सुपर पावर बन रहा है जर्मनी का। तो दादा को किसी भी संधि को मनवाने के लिए ज़्यादा पावर रहता है, तो नेचुरली जर्मनी का चुनाव होगा। फिर आप कहेंगे कि आपने तो जर्मनी कहा, बर्लिन कहाँ कहा, तो भाई राजधानी यदि भारत में होगी तो उसकी राजधानी दिल्ली में ही होगी, तो उस समय बर्लिन उसकी राजधानी थी तो बर्लिन में हो गई। अब इसको रटना नहीं है कि बर्लिन में सम्मेलन हुआ, बर्लिन में इसलिए हुआ क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। फिर आपने ये भी 1878 रटना नहीं है भाई, 1875 में बोस्निया हर्जेगोविना प्रॉब्लम होती है, उसको समाधान करने के लिए सांट स्टीफानो संधि होती है, उसको संशोधित करने के लिए उसी साल वापस बर्लिन सम्मेलन होता है। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझना जरूरी है, रटना नहीं। अब बर्लिन सम्मेलन में क्या क्या चीजों का संशोधन किया गया था। रसिया का जो ये सुपर पावर बनने का सपना था, इसको तोड़ने के लिए क्या क्या किया गया। पहली चीज ये की गई कि ये जो ग्रेटर बुल्गारिया था जिसको स्वतंत्र देश बना दिया गया था, इन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहा कि यदि इसको तोड़ो ताकि एक आइडेंटिटी के आधार पर नेशन नहीं बनेगा तो मेरी सिक्योरिटी को खतरा नहीं होगा। तो इसने इसको 3 भागों में तोड़ दिया, एक चीज। दूसरी कहा कि ये जो बोस्निया हर्जेगोविना है इसको मेरे को दो आप, ऑस्ट्रिया ने कहा। तो बोस्निया हर्जेगोविना है उसका प्रशासन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। और ये इधर साइप्रस नाम का कंट्री है छोटा सा, आप देखो नीचे है शायद, ये साइप्रस नाम का छोटा सा कंट्री लिखा है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इसको दे दिया गया ब्रिटेन को। तो इस तरीके की ये संधि हुई। तो भाई इस तरीके की संधि हुई तो रसिया इसको मानने वाला कहा था, रसिया ने इसका विरोध किया। बोले बिस्मार्क साहब, ये जो बर्लिन में जर्मनी सम्मेलन हो रहा था उसका सम्राट बिस्मार्क का चांसलर, जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क उसका हेड कर रहा था, तो उसने आपत्ति जताई। बोले ये सब गलत है, जब मैंने युद्ध में इतना इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। तो बिस्मार्क को ये कहा गलत है। अब बिस्मार्क के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बिस्मार्क की नीति क्या थी कि उसे फ्रांस से कोई भी दोस्त नहीं चाहिए, और यदि उसे फ्रांस से कोई भी दोस्त नहीं चाहिए तो उसे किसी को भी नाराज नहीं करना है। यदि कोई भी नाराज हुआ तो वो फ्रांस की गोद में जाके बैठ सकता है। तो अब बिस्मार्क के लिए प्रॉब्लम आ गई कि इधर एक तरफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया है, उसको चुने या फिर रसिया को, दोनों को चुन नहीं सकते, विकल्प नहीं है क्योंकि सांट स्टीफानो संधि संशोधित होनी थी। तो इसने कोशिश किया। अब दूसरी बात यह है कि जर्मनी भी इस चीज में समर्थन नहीं है कि सांट स्टीफानो संधि संशोधित नहीं हो, क्योंकि रसिया यदि संशोधित नहीं हो तो बुल्गारिया के माध्यम से यदि रसिया मजबूत हो तो वो वापस जर्मनी को चैलेंज करेगा। इसलिए अंदर मन ही मन बिस्मार्क भी चाहता था कि सांट स्टीफानो संधि संशोधित हो। तो अब बिस्मार्क को स्टैंड लेना जरूरी था। तो उसने कहा कि एक विकल्प ये है कि ये दोनों नाराज हुए। उसने कहा कि ये विकल्प बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यदि 2 देश चले गए तो मेरा बर्बादी होना तय है। इधर उसने कहा कि फिलहाल रसिया को हम छोड़ते हैं, कुछ और उपाय बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल ये करता है कि इन दोनों की बात, यानी कि ये जो बर्लिन सम्मेलन है उसमें जो संधि का संशोधन इन दोनों ने प्रस्तुत किया उनको एक्सेप्टेड कर देता है और इस बात के लिए छोड़ देता है कि रसिया के साथ कुछ किया जा सकता है। और हुआ भी यही। जब सम्मेलन बाहर निकला, जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो रसिया जर्मनी से बहुत नाराज हो गया। जो पहले की त्रिराष्ट्र की धारा बिस्मार्क में बही थी वो पूरी जगह से टूट चुकी थी।
अब बिस्मार्क खुद परेशान है कि भाई यदि रसिया जाके फ्रांस की गोद में बैठ गया और इन्होंने कुछ प्लान कर लिया तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो इस चीज का समाधान करने के लिए अब बिस्मार्क ऐसा रियलिस्टिक डिप्लोमेट था कि उसने कहा कि जो भी सिचुएशन है, मेरे पास 2 प्लान है। प्लान नंबर 1 ये है कि मेरे को फ्रांस को कोई भी दोस्त नहीं होना देना है, और यदि किसी भी तरीके से ये प्लान फेल हो जाता है तो मुझे सिक्योरिटी करनी है जर्मनी की किसी भी कीमत पर। तो जब रसिया बर्लिन बिस्मार्क के हाथ से निकला तो उसने कहा कि हो सकता है वो फ्रांस से जाके दोस्ती करे। तो इसने इस प्लान को ओपन रखा, लेकिन इस प्लान पे तेजी से शिफ्ट हो गए, बोले इसको सिक्योर करो आप। तो इसने किया ये कि उसने कहा कि भाई एक काम करो, जो रसिया तो चलो गया जो गया, अब ऑस्ट्रिया मजबूत होना चाहिए मेरे साथ। तो इसने एक काम किया कि भले ही मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसी होगी कि रसिया फ्रांस के साथ जाके दोस्ती कर लेता है, तो इसका जवाब देने के लिए उसने कहा कि अपन एक काम करो, ऑस्ट्रिया के साथ एक नई संधि कर लेते हैं। तो उसने 1878 में बर्लिन सम्मेलन के बाद रसिया के नाराज होने के साथ ही 1879 में ऑस्ट्रिया से एक नई संधि गठित कर लेता है, जिसमें कहा गया कि यदि दोनों देशों में से किसी ने भी रसिया का नाम नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्टली कहा कि किसी भी अटैक कर लिया तो दोनों पर संयुक्त अटैक माना जाएगा। इस तरीके से बिस्मार्क ने सिक्योरिटी का प्रावधान किया और कोशिश किया कि रसिया को मना लिया जाए। अब यहाँ पर बिस्मार्क के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन फिर एक और घटनाक्रम इस प्रकार से घटित होता है कि बिस्मार्क के लिए रसिया वापस अपने प्लेट में आके खड़ा हो जाता है। उसका कारण ये था कि रसिया और इंग्लैंड के बीच में कभी भी बनी ही नहीं, यूरोप में जो कभी भी दोस्ती का दामन नहीं थामने वाले थे वो थे इंग्लैंड और रूस। और इसमें जो अभी हाल ही में जो घटनाक्रम डेवलप हुआ उसको समझिए, फिर हम सोचेंगे कि रसिया वापस कैसे जर्मनी के खेमे में चला गया। सांट स्टीफानो में उसका दिल टूट गया, लेकिन वापस दिल कैसे बांध लिया बिस्मार्क ने। हुआ यूं कि इंग्लैंड को सबसे प्यारा था साम्राज्य, उसमें भी सबसे प्यारा था भारत, क्योंकि जितने संसाधन भारत से मिलते थे उसको और कोई साम्राज्य से नहीं मिलते थे। और उस आंख के तारे पर आंख गड़ाया था रसिया। और वो कैसे, आपने यदि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो वो ग्रेट गेम्स है। मध्य एशिया के जरिए अफगानिस्तान में कंट्रोल करते हुए रसिया भारत पर कंट्रोल करना चाह रहा था। इंग्लैंड कभी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान रसिया के पाले में जाए, क्योंकि उसे पता था कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यदि अफगानिस्तान रसिया के पाले में गया तो भारत का साम्राज्य खतरे में। तो वहाँ वो लड़ रहे थे, मतलब बहुत तनातनी का माहौल था। दूसरा मुद्दा ये था कि ये जो मैंने आपको बताया कि काला सागर के आसपास ये जो ट्रेड वाला मुद्दा है, ये काला सागर में बास्पोरस और डार्डेनेल्स नाम की जलडमरू मध्य हैं। इनमें नौसेना का आवाजाही के मामले में दोनों में तनातनी थी। अब रसिया को ये लगा, अब रसिया की स्थिति समझिए आप, सिचुएशन समझिए, फिर चीजें समझ में आएगी। उसको लगा कि इंग्लैंड के साथ वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है। एक दूसरी चीज है, ये सांट स्टीफानो के बाद में ने तो मेरा दोस्त जर्मनी रहा, क्योंकि मैं उससे दिल तोड़ के लड़के आ गया। और ऑस्ट्रिया से तो वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रिया नफरत करता था रूस से, क्योंकि रूस स्लाव के आधार पर ये देशों को तोड़ना चाह रहा था। ऑस्ट्रिया को लगता था कि यदि ये स्लाव जाति के आधार पर तोड़ेंगे तो मेरा विनाश होना तय है, तो मैं अपना विनाश सबसे खतरनाक स्थिति होती है मेरे लिए, ऑस्ट्रिया ने सोचा। तो अब रसिया की ने इंग्लैंड से बन रही, जर्मनी से लड़ लिया, ऑस्ट्रिया से कभी बनी नहीं। अब रसिया के पास या तो विकल्प है वो फ्रांस के पास जाए, या फिर उनको लगे कि यार जो हुआ सो हुआ, एक बार फिर कोशिश करते हैं। तो रसिया ने फ्रांस की तरफ जाने के बजाय वापस जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ आना चुना। उसका कारण यह था कि फ्रांस अभी इकोनॉमिकली उतना मजबूत नहीं था कि
और रूस को ढाढ़स बना सके या उतना सपोर्ट दे सके कि वो इंग्लैंड से सामना कर सके। इंग्लैंड मिलिटरीली इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सुपर पावर था, उसको जर्मनी चाहिए उससे लड़ने के लिए। यदि इंग्लैंड से कोई उस समय लड़ सकता था तो वो था जर्मनी। तो इंग्लैंड से प्रॉब्लम के कारण रशिया वापस इस खेमे में आ जाता है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाले में। इसलिए आप देखेंगे कि 18 ये तीनों देशों का एम्पायर है, वापस तीनों देशों का एम्पायर हो जाता है और 3 देशों की वापस से संधि हो जाती है। ये सम्राट होना चाहिए यहाँ। तो जो सम्राटों का सम्मेलन सांट स्टीफानो से पहले हुआ था 3 देशों का, वो सम्राट सम्मेलन वापस रिवाइव हो जाता है। ये देखिए आप, ये 1873 में जो 3 सम्राटों का सम्मेलन बना, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आई 1875 में हर्जेगोविना विद्रोह के बाद। जब ये विद्रोह हुआ तो 1878 में सांट स्टीफानो की संधि हुई। सांट स्टीफानो की संधि को संशोधित किया गया बर्लिन सम्मेलन के माध्यम से। यहाँ पर दिल का दर्द हुआ, रशिया बाहर चला गया। फिर इन दोनों के मध्य जब बाहर चला गया तो ऑस्ट्रिया जर्मनी में वापस दोस्ती हुई। फिर रशिया और इंग्लैंड की दोनों में दरार के कारण ये 1873 वाला वापस 3 सम्राटों के संघ में शामिल हो जाता है। तो क्रोनोलॉजी शायद आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक जब आते हैं तो बिस्मार्क गहरी सांस लेता। उन्होंने कहा जो घटनाक्रम घटा वो सही। अब न तो फ्रांस का फिलहाल कोई दोस्त है और मेरी भी स्थिति सिक्योर्ड है। उनकी दोनों नीति के अनुसार शानदार काम हो रहा था और लगे हाथ उसने एक काम किया, चलो ये तो ठीक है ही है, अब एक काम और करते हैं। और काम ये करते हैं कि भाई जर्मनी की 3 देशों के साथ तो दोस्ती है ही है। इधर ऑस्ट्रिया उसका दोस्त है, रशिया दोस्त है और इंग्लैंड को उन्होंने अलग कर ही रखा था। और अब एक 1882 के दौर तक आते आते इटली नामक एक और देश है जो इकोनॉमिकली ग्रो करता रहता है। और वो ग्रो करते 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 इटली और फ्रांस के बीच में एक ऐसा झगड़ा हो जाता है जिसके कारण इटली की आवश्यकता को समझकर फ्रांस दोस्ती का जाल फेंकता है। इसको आप समझिए जरा। मुद्दा यह है कि इटली धीरे धीरे इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। अब ग्रो यदि करेगा तो उसको साम्राज्यवाद चाहिए, उसको कहीं न कहीं कच्चे माल की आवश्यकता होगी, तैयार माल बेचना होगा। तो ऐसे में ट्यूनीशिया नामक देश है, एक अरब अफ्रीकन कंट्री, नॉर्दर्न अफ्रीका का आसपास ट्यूनीशिया नामक कंट्री है। इटली कहता था कि ट्यूनीशिया मेरा है, लेकिन ज़बरदस्ती 1881 में फ्रांस उस पर कब्जा कर लेता है, जिसके कारण इटली उससे कट्टर दुश्मनी ठान लेता है। इटली को लगता था कि मेरी इतनी इकोनॉमिक पावर है नहीं कि मैं फ्रांस से लड़ूं, तो कौन सा ऐसा देश है जो फ्रांस के विरुद्ध मेरी सहायता कर सकता है। और जब ये इटली सोच ही रहा था तो बिस्मार्क ऐसी चीज़ों में कहा जाता है कि बिस्मार्क मतलब 4 बॉलों से एक साथ खेलता था, इतना बड़ा डिप्लोमेट था। उसने जब तुरंत इस तरह की घटनाक्रम सुनी तो इसने दोस्ती का जाल फेंका। और जर्मनी हमेशा हंगरी ये ऑस्ट्रिया को साथ रखता था। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। इसका एक स्लीपन फॉर्मूले की नीति थी जिसके लिए जर्मनी के लिए ज़रूरी हो गया था कि ऑस्ट्रिया को साथ रखे। उसका घटनाक्रम आप समझिए। तो इन्होंने फिर से एक 3 देशों का संगठन बनाया, जर्मनी था ही, ऑस्ट्रिया था ही और इटली को साथ लिया। वही वाली नीति कि यदि कोई देश अटैक किया तो तीनों पर अटैक माना जाएगा। उसको पता है कि इटली पर एकमात्र देश अटैक करने वाला कौन है, फ्रांस, और यदि फ्रांस अटैक किया तो तीनों एक हो जाएंगे। कुल मिला के तीनों का गुट बना के उसने फ्रांस के विरुद्ध कर दिया। तो इस तरह से फ्रांस को मित्रहीन करने की नीति 1882 तक जारी रही। फिर एक और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है बिस्मार्क 1882 के अगले साल 1883 में
ऑस्ट्रिया जर्मनी को साथ रखते हुए रोमानिया के साथ। यहां तक बिस्मार्क शानदार वे में चल रहा था, एकदम मतलब खुल के खेल रहा था। लेकिन यहाँ पे चीजें बदलनी शुरू होती है। बदलनी इस प्रकार से शुरू होती है कि आप यदि जर्मनी की पृष्ठभूमि को समझो तो उसमें फंडामेंटली उग्र राष्ट्रवाद का जन्म है। उसको मैंने आपको समझाया था कि चाहता तो वो फ्रांस को हरा के, माँ के गाँव में एक छोरो नए नए नौकर लाके तो डीजे बजे हो, चाहता तो वो डीजे नहीं भी बता सकता था, वो उसका फ्रांस का अपमान नहीं कर सकता था। वो चाहता था उसका अल्सास लॉरेंस ले सकता था, लिया। अब पिछले 20 जो ये घटनाक्रम घटा तब तक जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद और तेजी से फैला, और इस उग्र राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त करने के लिए आपके पास साम्राज्य चाहिए। मैं सबसे बड़ा राष्ट्र हूं, ये दावा करने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरे पास इतने एरिया कंट्रोल में है। और बिस्मार्क की तो नीति थी कि मैं साम्राज्य बढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि साम्राज्य बढ़ाऊंगा तो इंग्लैंड नाराज होगा। वो इंग्लैंड को नाराज कर नहीं सकता क्योंकि वो फ्रांस की गोद में बैठ जाएगा। तो इधर उसने साम्राज्य बढ़ाया नहीं, दूसरी बात उसने कहा कि नौसेना भी बढ़ाऊंगा नहीं। अब बिस्मार्क डिप्लोमेटिकली बिल्कुल कितना ही सही हो, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद के कारण उसका खुद के देश में खुद का विरोध होना चालू हो गया। बोले तुम गलत कर रहे हो, हम पूरी विश्व में राज करने वाली जाति को तुम दबा रहे हो, हमारा इतना विकास नहीं होना चाहिए, हम बहुत आगे जाएंगे। तो इसके कारण 1890 तक आते आते उसके देश से खुद बिस्मार्क को ही पद से अपदस्थ कर दिया जाता है। और अपदस्थ करने का कारण यह था कि साम्राज्यवाद बढ़ाएंगे, नौसेना बढ़ाएंगे। और अब बिस्मार्क के जाते ही डिप्लोमेसी इतनी बुरी तरीके से जटिल होती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिस्मार्क के जाते ही सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से रशिया और फ्रांस, अब देखिए आप, जब तक बिस्मार्क था भले ही कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, उसने कभी भी फ्रांस से किसी देश को, यूरोपीय देश को दोस्ती करने नहीं दिया। और अभी ये अपदस्थ हुआ ही है कि रशिया और फ्रांस के बीच में दोस्ती की बातें चलने होगी। अब आप इस बात को समझिए कि क्या कारण था कि रूस फ्रांस के खेमे में चला गया। जब सांट स्टीफानो की संधि बिगड़ी तो उस इंटेंस जर्मनी और रूस के मध्य संबंध की पृष्ठभूमि में भी वो फ्रांस के पास नहीं गया। तो ऐसी क्या बात हो गई कि वो फ्रांस के पास चला गया? तो उसको कारण समझिए कि उस समय चांसलर था बिस्मार्क, और अब नीति को हेड कर रहा है कैसर विलियम II, यानी कि जो सम्राट था उसने कहा हम मैं ही डिफेक्टो पावर हूँ, चांसलर वासलर कुछ नहीं, उसको हटा दिया, बोले मैं ही सर्वा हूँ। स्लीपन फॉर्मूले के तहत मैंने आपको आगे बताऊंगा कि ऑस्ट्रिया उसके लिए बहुत जरूरी था। तो केजर विलियम ने ऑस्ट्रिया को बहुत ज्यादा महत्व दिया और मन ही मन कहा कि हम दो, तब तक ये आप देखिए पिछले 10 सालों में जब बिस्मार्क था तब तक जर्मनी ने अपनी सिक्योरिटी, जब तक ये डिप्लोमेसी चला रहे थे तब तक इन्होंने इंडस्ट्रियली बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत तेजी से, इतना डेवलपमेंट कि अमेरिका से भी फास्ट ग्रोथ करने वाला देश था। तो उस पृष्ठभूमि में माँ के गाँव में क्या, कोई आदमी 2 बार 50 अमीर बने जो कोई फेफड़ ज्यादा करे, वही बात केसर विलियम के साथ थी। जब ये बहुत तेजी से ग्रो करने लगा तो इसको लगा कि मेरे को रशिया की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद बस हूं और मेरी सिक्योरिटी के लिए ऑस्ट्रिया चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि ये जर्मनी है और ये ऑस्ट्रिया है। स्लीपन फॉर्मूले के तहत कहा कि यदि फ्रांस इधर से अटैक करेगा और इधर यदि फ्रांस अटैक करेगा, रशिया अटैक करेगा, तो फ्रांस से मैं निपट लूंगा, लेकिन मेरी इधर की सिक्योरिटी के लिए मेरे लिए ऑस्ट्रिया की दोस्ती जरूरी है। मैं आपको स्लीपन फॉर्मूला आगे समझाऊंगा। तो इधर रशिया से अटैक से बचने के लिए बफर स्टेट के रूप में ऑस्ट्रिया का यूज करने के लिए हमेशा ऑस्ट्रिया को साथ रखता है। घमंड आ गया, केसर विलियम को बोले मेरे को रशिया की जरूरत नहीं है। तो यदि रशिया को लगा कि जर्मनी
उसका इस बात के लिए साथ नहीं दे रहा, क्योंकि रशिया को क्या ज़रूरत थी, उसको इंग्लैंड को काउंटर करने के लिए रशिया की ज़रूरत थी। अब यदि इंग्लैंड को काउंटर करने के लिए जर्मनी का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो रशिया जर्मनी के साथ क्यों रहेगा? आप समझिए बात को। तो अब रशिया ने नया दोस्त खोजना चालू कर दिया। तो नया दोस्त यदि जर्मनी नहीं तो वो इंग्लैंड से लड़ने वाला और कौन देश हो सकता है? फ्रांस, क्योंकि पिछले कुछ सालों से फ्रांस ने रिकवरी भी अच्छी कर ली थी। और फ्रांस और इंग्लैंड की उस समय दुश्मनी चल रही थी साम्राज्य को लेकर, क्योंकि पूरे विश्व में साम्राज्यवाद के सबसे बड़े दो देश हैं, इंग्लैंड पहले नंबर पे, फ्रांस दूसरे नंबर पे। इन दोनों में साम्राज्य के मामले में लड़ाई थी, तो दोनों देशों का कॉमन दुश्मन हो गया इंग्लैंड। और ये पहली बार है जब 1894 के आसपास रशिया और फ्रांस दोनों गठजोड़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप कहानियाँ सुना रहे हैं, एक सवाल भी होंगे इससे। सवाल समझिए ज़रा, फर्स्ट ग्रेड 2016 क्या सवाल आया है? फ्रांस रूट गठजोड़ जो त्रिराष्ट्रीय संघ का आधार बना किस वर्ष हुआ था? साफ साफ लिखा है 1894। फ्रांस रूट गठजोड़। अब ये कहेंगे आप तारीख, भाई आप कहानी यदि समझो तो आप समझोगे यदि बिस्मार्क के दौर में यदि फ्रांस से कोई दोस्ती कर ही नहीं पाया तो 1890 से पहले तो वैसे ही संभव नहीं है, क्योंकि 1890 में तो वो हटा था। तो 1890 से पहले नहीं थे ये दो तो गए। 1904 तो बहुत दूर हो गया, आपको थोड़ा सा भी आइडिया तो आराम से कर सकते हैं कि 1894 में है। फिर ये सवाल कीजिए ज़रा आप, इसमें क्या है कि ये तीनों को बताना आपको, त्रिगुट कब बना, त्रिसम्राट कब बना, द्विगुट कब बना फ्रांस। अब इसकी तारीख याद करने की जरूरत नहीं है आपको, यदि कहानी पता है तो इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ्रांस को मित्रहीन करने के लिए जर्मनी 3 राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाता है। इस 3 राष्ट्रों को एक साथ करना है। जर्मनी किस किस 2 राष्ट्र को? ऑस्ट्रिया और रशिया को। इसको क्या बोलते हैं? 3 राष्ट्र। मैंने कहा कि 3 राष्ट्र नहीं 3 सम्राट। तो सबसे पहले हो गया बी, यानी कि ये 2 हो गए बी। उसके बाद मैंने बताया कि 3 सम्राटों का सम्मेलन हुआ, बिस्मार्क बहुत आराम से बैठा था। लेकिन उसके बाद सांट स्टीफानो हुआ, हर्जेगोविना विद्रोह हुआ, सांट स्टीफानो हुआ, सांट स्टीफानो के बाद बर्लिन सम्मेलन हुआ। उसके बाद रशिया नाराज हो गया, तो दो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में वापस दोस्ती हुई 1879 में, तो सी हो गया। अब ये सवाल ये 2 में निकल गया। उसके बाद आप देखेंगे कि वापस से त्रिगुट बन जाता है, या फिर ये त्रिगुट वो भी वाला है इटली के साथ। और लास्ट में जब बिस्मार्क विफल हो जाता है तो लास्ट में फ्रांसी और रशिया के बीच में दोस्ती हो जाती है। तो कहानियों के माध्यम से आसानी से सवाल किए जा सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि फ्रांस अभी बिस्मार्क जर्मनी के पद से निकला है, उतरा है, और सबसे पहली दुश्मनी होगी जर्मनी की रशिया। रशिया रूठ जाता है, मैंने आपने कहानी बताई, और फ्रांस की गोद में बैठ जाता है। और अब वो उसकी डिप्लोमेसी फेल होने आरंभ हो जाती है, और अब दुश्मनी होएगी इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्यों होगी? क्योंकि इंग्लैंड को जो 2 चीज़ें चाहिए थी, साम्राज्य और नौसेना, उसके मामले में जर्मनी टांग अड़ाना आरंभ कर देता है। बिस्मार्क की नौसेना की स्थिरता की नीति को बदलकर केजर विलियम ने नौसेना बढ़ाना चालू कर दिया। इसको बोला कि कौन इंग्लैंड में किसी को समझता ही नहीं, जिसके कारण इंग्लैंड का सीधी कंपटीशन हो जाता है जर्मनी के साथ। इंग्लैंड बहुत ही सेंसिटिव है 2 चीज़ों में, नौसेना और साम्राज्य। उसको 2 चीज़ों में किसी से चुनौती चाहिए नहीं। अब इंग्लैंड शानदार पृथक्करण की नीति त्यागने के लिए मजबूर हो रहा है। एक कारण और था कि ये जो केजर विलियम नौसेना बढ़ा रहा था, इसमें उसने एक नया टेक्नोलॉजिकल युद्धपोत आरंभ किया था, इंटरप्रेटर। ये आरबीएससी में बात लिखी हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हालांकि ये डिप्लोमेटिकली उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यदि सवाल करना है तो ये जो आरबीएससी वाली किताब बहुत बुरी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी पड़ती है, सवाल वहीं से आते हैं। ये इंटरप्रेटर नाम का युद्धपोत था, ये नई टेक्नोलॉजी का, आधुनिक टर्बाइन टेक्नोलॉजी का था। तो उससे भी इंग्लैंड को डर लगा कि ये नया टाइप का टेक्नोलॉजी है, मेरी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को हाइप कर जाएगी। जो कि इंग्लैंड के 2 फेमस उनके रिप्रेजेंटेटिव नौसैनिक जो युद्धपोत थे, टाइटैनिक और ओलंपिक, उससे भी बड़ा था। तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी, ये नौसेना में भी ये जो इन्होंने कीलनेर बनाई थी,
इससे भी इंग्लैंड को लगा कि ये अब मेरे को घेरने की नीति बना रहा है, क्योंकि कीलनेर के बाद जर्मनी का एक्सेस बहुत ही पास हो गया इंग्लैंड के स्ट्रेटेजिकली। जैसे आप समझो कि ये वाला इंडिया है, तो चाइना क्या नीति अपनाता है इंडिया पर दबाव बनाने के लिए? वो ये कहेगा कि ये म्यांमार भी मेरा है, ये बांग्लादेश भी मेरा है, ये श्रीलंका भी मेरा है, ये पाकिस्तान भी मेरा है। तो इंडिया सोचता है कि मैं तो समुद्र से चारों तरफ से गिर गया। स्ट्रेटेजिकली वो दबाव बनाता है। इसी प्रकार का दबाव केजर विलियम ने बनाना आरंभ कर दिया। तो अब यदि इंग्लैंड के अस्तित्व को चुनौती यदि केजर विलियम या जर्मनी देगा, तो वो बैठा नहीं रहेगा। उसने शानदार पृथक्करण की नीति को त्यागा और यूरोपीय डिप्लोमेसी में भाग लेना आरंभ कर दिया। उसने जो अब स्थिति आप देखिए क्या क्या सिचुएशन बनती है। इधर है ये जर्मनी और इधर है ये फ्रांस। इसके खेमे से रशिया पहले ही निकल चुका है, दोस्ती हो चुकी है। इसके खेमे में ऑस्ट्रिया भी बना है, क्योंकि स्लीपन फॉर्मूले के तहत उसको इसकी ज़रूरत है। और इंग्लैंड इसके खेमे से निकलकर इधर आ गया है। मुद्दा ये है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत सारी तकलीफें हैं। ये दोनों दोस्ती क्यों करेंगे? फिर आप कहेंगे कि रशिया और इंग्लैंड तो जानी दुश्मन है, वो तो साम्राज्य के लिए कितने सालों से लड़ रहे हैं, वो दोनों दुश्मन क्यों रहे? तो इस चीज़ को आप समझिए कि यदि इंग्लैंड को जो महाशक्ति है जर्मनी में यदि कोई चुनौती देगा, तो वो इन छोटी प्रॉब्लम को सहन करने के लिए तैयार है। उसको ये पता है कि ये दोनों ही देश भले ही मेरे कितने ही बड़े दुश्मन हो, लेकिन जर्मनी जितने बड़ा दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, ये मेरे को ओवरराइड कर सकता है। ये लोग छोटा मोटा मेरा साम्राज्य ले सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। इसलिए ये छोटी मोटी प्रॉब्लम इनसे सुलझा लेता है। 1902 में डिप्लोमेसी में आता है शानदार पृथक्करण की नीति को दौड़कर, और उन्होंने सारे प्रॉब्लम है जो टेबल पर बैठ कर समाधान कर लेता है फ्रांस से। इंग्लैंड 1904 में सारी शिकवे गिले दूर कर लेता है संधि के माध्यम से। और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अफ्रीकन साम्राज्य के प्रबंधन को लेकर है, उसमें भी दोस्ती हो जाती है। ये जो मिस्र वाला कंट्री है, फ्रांस कहता है भाई ये तेरा भाई, ब्रिटेन कहता है ठीक है मोरक्को भाई तेरा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भाई भाई। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों भाई भाई हो जाते हैं। उसके बाद रशिया को भी बोलते हैं कि अपन भी टेबल पर बैठते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाते हैं। सबसे पहले इस जर्मनी का कुछ करना पड़ेगा। रशिया कहता है ठीक है भाई, इसने मेरे भी बहुत दगा दिया। फ्रांस कहते वैसे ही दिल में दर्द है, वो तो मेन प्रॉब्लम है। तो इसने 1907 में रशिया से भी दोस्ती कर लेते हैं, और उसके बाद इन तीनों देशों का अलायंस हो जाता है 1973 में, जिसको बोलते हैं ट्रिपल अलायंस, एतात हिंदी में बोलते हैं। और रशिया से दोस्ती कर लेता है कि भाई अपनी प्रॉब्लम अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान भाई ब्रिटेन भाई तेरा। फिर प्रॉब्लम फ्रांस में, बोले उसको 3 भागों में बांटते हैं। उत्तरी भाग है ब्रिटेन भाई तेरा, मध्य तटस्थ रहेगा, और दक्षिणी ये है कहीं दक्षिणी लिखा नहीं सही, दक्षिणी भाग भाई फ्रांस तेरा। अब आप कह रहे हैं कि कहानियाँ भी बताओगे या फिर आप ये सवाल भी बताओगे? तो ये आसानी से सवाल किया जाता है कि कौन सा सुमेलित है। अब आप सोचिए कि इंग्लैंड की फ्रांस से दोस्ती होती है 1904 में, साफ साफ लिखा है। और रशिया की फ्रांस से दोस्ती होती है 1894 के आसपास, आपको बताया मैंने। तो ये सम्मिलित है। ट्रिपल अलायंस होता है 1881 में, और ट्रिपल एता 19, ये मैंने बताया आपको, तीनों देश दोस्ती हो जाती है। तो ये कहानी के माध्यम से आसानी से ये सवाल किया जा सकता है। यहाँ तक घटनाक्रम हो गया। अब जर्मनी, अब स्थिति यह है कि जर्मनी की दोस्ती में है ऑस्ट्रिया, बहुत ही गहरा दोस्त, और अभी भी इटली इधर ही है, और इधर हो गया है इंग्लैंड, सेंटर में फ्रांस और रूस। 2 स्पष्ट गुटों का निर्माण होना तैयार हो गया। मैंने कहा नहीं बारूद का ढेर बनेगा, बारूद का ढेर तैयार हो रहा है। अब जब 2 गुटों का निर्माण हो ही चुका है, तो इसमें एक बोस्निया संकट नाम का एक नई संकट की घड़ी आती है। बोस्निया देश का नाम है। संकट इसमें इस प्रकार से आता है। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि ऑस्ट्रिया में बहुत सारे नेशनलिटी वाले लोग रहते थे, जिनको ज़बरदस्ती इसने कंट्रोल कर रखा था।
ये यदि आपको नाम रखना है तो मैंने चित्र दिया है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया वगैरह वगैरह बहुत सारे। ये यहाँ मैंने आरबीसी से नाम निकाला है, जर्मन, हंगेरियन, मग्यार, चेक, स्लोवाक, इटालियन, पोल, रोमांगना, स्लाविक, सर्वकोट। आप कहानी समझिए, ये मैं आप बाद में आपको समझा दूंगा कि कौन कौन सी राष्ट्रीयता वाले रहो। और जो तुर्की एम्पायर था वो मैंने बताया कि ये 3 महादेशों की जितना ये एरिया समझिए आप। देखो ये वाला रीजन ऑस्ट्रिया का जिसने ओटोमन साम्राज्य ने अपने अंदर ले रखा था, ये वाला यूरोप का, और ये वाला मिडल ईस्ट का, एशिया का। इतना बड़े क्षेत्र पे ओटोमन साम्राज्य ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। अब मुद्दा यही है कि तुर्की जब कमज़ोर होगा तो ये लोग वापस से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास करेंगे। जिस तरह हर्जेगोविना में विवाद होता है, इस प्रकार अब 1908 तक आते आते बोस्निया अपने आप को आज़ाद कर देता है। यही बोस्निया संकट है। जब बोस्निया विद्रोह कर दिया तो छोटा देश है, अपने आप को आज़ाद कर रहा था, तो लेकिन अब उस समय मतेशी न्याय वाली मिडेवल मॉडर्न पीरियड ऐसा था कि जिसमें कोई ऐसा यूएनओ नामक जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो था नहीं। मतेशी न्याय था, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए तैयार थी। जब बोस्निया ने अपने आप को आज़ाद घोषित किया तो उसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रिया ने उस पर कब्जा कर लिया। और सर्बिया और ऑस्ट्रिया में 36 का आंकड़ा था। ये बिल्कुल पड़ोसी थे। यहाँ देखिए आप, नीचे देखो आप मैप में, ये सर्बिया, ये ऑस्ट्रिया, इसमें पड़ोसी से संबंध को लेकर बहुत सारे मुद्दों पे इतनी तनातनी थी कि ये भी आगे जाके देखोगे कि ये दोनों देश ही विश्व युद्ध आरंभ करने के लिए जिम्मेदार है। ये पहले से ही बहुत लड़ाकू थे और अब परिस्थितियां उनकी और विस्फोट हो जाती है। जब बोस्निया नामक कंट्री पर, इसको आप समझिए, जब ये रहा बोस्निया नामक कंट्री पर, इस पर जब ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया तो इससे सबसे ज़्यादा तिलमिलाट हुई इस सर्बिया को। तिलमिलाट इसलिए हुई, उसने कहा कि या तो बोस्निया रहेगा स्वतंत्र, और यदि किसी देश में यदि मिलना भी है तो वो मेरी तरफ मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी, मैं भी सर्व जाति का हूँ और बोस्निया भी अधिकांश जाति सर्व की है, इसलिए सर्व भाई भाई, इसलिए ऑस्ट्रिया में नहीं जा सकता। आप समझिए कि यदि मान लो कि नेपाल में प्रॉब्लम हो जाती है और उसको ताकत के आधार पर चाइना एक्वायर कर लेता है, तो इंडिया कहेगा कि भाई नेपाल या तो स्वतंत्र रहेगा, वरना पहला अधिकार हमारा है, क्योंकि हम भी हिंदू, नेपाल भी हिंदू। इस तरीके से सर्बिया ने कहा कि भाई ऑस्ट्रिया नहीं जा सकता ये बोस्निया, चाहे किसी भी हद तक। अब मुद्दा ये है कि सर्बिया ऑस्ट्रिया से लड़ नहीं सकता, छोटा सा देश है, इतनी ताकत नहीं है। तो ये अपने बड़े भाई को बुलाता है, भाई देखो अपने सर्व 2 हैं, हम 1 हैं और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये इधर रशिया की गोद में जाके बैठ जाता है, बोले कि भाई हेल्प करो, ये ज्यादती कर रहा है ऑस्ट्रिया। रशिया ने भी इसी तरीके के मौके की तलाश थी। वो आपको पता है, मैंने पहले बताया कि ये इन देशों में इंटरफेरेंस करने का हमेशा ताक में रहता था। उसको लगा कि यदि मैं सर्वसलाव नेता बन जाऊंगा तो मेरा इन क्षेत्रों पे कंट्रोल रहेगा और मैं आसानी से समुद्र में प्रवेश कर सकता हूं। इस आधार पर स्लाव क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाकर सालों तक समुद्र तक पहुंच बनाना चाहता था। अब जब ये परिस्थिति डेवलपमेंट हो रही थी, इसने ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया, तो रशिया को लगा कि भाई कब्जा गलत है और यदि गलत का विरोध करना है तो यदि कोई गलत है तो 5 आदमी में बुलाओ भाई, कोई तो कई गलत ही है। तो ये यूरोपीय सम्मेलन बुलाता है कि भाई देखो ये इसने गलत किया है, सर्वसलाहवाद के हम हैं, और इस तरीके से ऑस्ट्रिया गलत कर रहा है। अब बात यह आई कि भाई कौन क्या कहेगा। इधर ऑस्ट्रिया लड़ रहा है किससे? जर्मनी से, और रूस से। न्याय करने वाले 3 देश कौन है? या तो जर्मनी, या फ्रांस, या फिर कि इंग्लैंड। अब स्लीपन फॉर्मूले के तहत जर्मनी को ऑस्ट्रिया चाहिए। वो किसी भी लकीर का फकीर नहीं है, उसको पता है मेरा इंटरेस्ट ऑस्ट्रिया है, उसको ऑस्ट्रिया चाहिए।
जर्मनी ने कहा ऑस्ट्रिया सही कर रहा है, उसने अधिकार किया है, उसका अधिकार है, वो उसके पड़ोस में है, उसने मतलब ऐसे डिप्लोमेटिक भाषा में कहा कि शानदार काम किया है। जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया तो फ्रांस ने सोचा कि भाई ऑस्ट्रिया और रूस लड़ रहे हैं, जर्मनी उसमें शामिल है, इन दोनों की लड़ाई हम क्यों लड़े। ये हो गए अलग। कुल मिला के पंचों ने सही आदमी का साथ दिया नहीं। तो रशिया को भी लगा कि एक देश की खातर लड़ना मतलब कितना मिलिट्री इन्वेस्टमेंट होगा, और दूसरी बात है कि मेरे को जितना इंटरेस्ट चाहिए उससे ज़्यादा तो मिलिट्री ये सैनिक अभियान करने में लग जाएगा। तीसरी चीज़ है कि मेरे को बस इंटरेस्ट चाहिए, सर्बिया की लड़ाई मैं क्यों लड़ूं। तो अब सर्बिया पकड़ पड़ गया अकेला। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर कब्जा बनाए रखा, और लेकिन इस घटनाक्रम से दो चीज़ें और हुई। पहली चीज़ ये है कि सर्बिया का दिल का दर्द ऑस्ट्रिया के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था, बहुत तेज़ी से और बढ़ गया। उसने कहा कि मेरे का मौका आने लगे इस ऑस्ट्रिया को मैं दिखा के दूंगा। ऑस्ट्रिया को लगा कि तेरी औकात क्या है, तेरे को मैंने तेरी औकात दिखा दी। इसे मतलब ये मतलब जो ऐसा होता है ना कि भाई मैं जीत गया, वो सामने सामने जाके जश्न मनाते हैं, वैसी वाली स्थिति ऑस्ट्रिया ने की। इधर रशिया को लगा कि सर्बिया सलाह के आधार पर मेरे को पूछता है, भाई साहब आओ, भाई साहब आओ। और ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके आधार पर यदि मैं सर्बिया की सहायता कर देता तो मैं नेता बन जाता सर्वसलाहवाद का। दूसरी बात, ये लोग मेरे पे ट्रस्ट भी करते। मैं इसमें विफल रहा। यदि भविष्य में मैं सर्बिया की सहायता नहीं कर पाया तो मेरे से इनका ट्रस्ट टूट जाएगा और ये किसी और के जाके गोद में बैठ जाएंगे। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इस मुद्दे से बाकी बड़े देशों में तो ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन सर्बिया की अणस, सर्बिया की ऑस्ट्रिया के प्रति अणस बहुत तेज़ी से बढ़ गई। और रशिया को लगने लगा कि भविष्य में यदि कोई मुद्दा है, चाहे कितनी ही लागत हो, सर्बिया की मुझे मदद करनी है। इन्हीं परिस्थितियों में द्वितीय बाल्कन युद्ध होता है। उसको जरा 1908 में ये जो ये बोस्निया वाला संकट था, उसके बाद में ये बाल्कन समस्या हो जाती है। बाल्कन को आप इस तरह समझिए कि ये वाले जो 4 कंट्री हैं, कौन कौन से? सर्बिया, ग्रीस, मोंटेनिग्रो और बुल्गारिया। सर्बिया, मोंटेनिग्रो और बुल्गारिया, ये वाला इस क्षेत्र को बोलते थे बाल्कन प्रायद्वीप। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये ओटोमन साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए हमेशा लड़ रहे थे। इन चारों ने इकट्ठे हुए और इन्होंने इस ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी छोटा देश उस समय यदि आज़ाद होता तो उसकी आज़ादी बनाई नहीं रखी जाती, क्योंकि यदि ओटोमन साम्राज्य से अलग हुए तो कोई और दोस्त सोचता कि मैं इसका कब्जा कर लूँ, छीन लूँ, मत न्याय वाले दिन। तो ये इन चारों ने अटैक किया। ओटोमन साम्राज्य से तो इन्होंने पीछे छुड़वा लिया, लेकिन अब ये जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया की जो दिल का दर्द चल रहा है, इसने इस चीज को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ दिया। मुद्दा ये था कि इस तरह आप समझिए कि सर्बिया ने कहा कि भाई इस एरिया का मास्टर हूं मैं, और यदि ओटोमन साम्राज्य से ये चारों स्वतंत्र होते हैं तो मेरे को किसी भी कीमत पर ये अल्बानिया चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि उसे अल्बानिया मिल गया तो ये समुद्र से पहुंच जरूरी है, और समुद्री पहुंच का मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अब यदि सर्बिया के लिए अच्छा हो रहा है तो ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहेगा उसके लिए अच्छा हो। ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया, और यूरोप में उस समय न्याय करने वाला कोई नहीं था। अपने अपने हितों के हिसाब से सब समर्थन कर रहे थे। तो जर्मनी ने जब ऑस्ट्रिया का समर्थन किया तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ हो गए, और सर्बिया को अल्बानिया लेने नहीं दिया, बल्कि उसको स्वतंत्र रख दिया गया। ऑस्ट्रिया ने मांग की कि अल्बानिया स्वतंत्र रखा जाए, मतलब उसको सर्बिया को नहीं मिलना चाहिए। तो उसने सर्बिया को सबसे पहले, अल्बानिया को उसने स्वतंत्र रखा। अब यदि पहले से दिल का दर्द था, बोस्निया संकट में और बढ़ा, और ये जो बाल्कन संकट हुआ है इसके बाद तो बहुत तेज पारा चढ़ गया। आप समझो कि कैसे, मतलब सर्बिया
कि एक सर्व आतंकवादी ने, मैंने आपको कहा तात्कालिक कारण में, आप उस पृष्ठभूमि को शायद अब समझ रहे होंगे कि कैसे एक सर्व आतंकवादी ने, मतलब कितना दिल का दर्द था जिसकी वजह से उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को मारा था। इसको आप समझो, बोस्निया संकट और ये बाल्कन क्राइसिस के बाद। अब जरा एक सवाल देखते हैं कि भाई बाल्कन संघ में कौन कौन से है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि भाई सर्बिया था, बुल्गारिया था, मोंटेनेग्रो था और ये ग्रीस और यूनान एक ही देश है। आसानी से कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। अब ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व होनी थी कि बाल्कन का दूसरा क्राइसिस शुरू हो जाता है, युद्ध होता है। और युद्ध के बाद अब पहले बाल्कन क्राइसिस में सर्बिया असंतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अल्बानिया चाहिए था, लेकिन ऑस्ट्रिया का पक्ष के बाद उसको स्वतंत्र कर दिया गया। अब दूसरे बाल्कन में आप देखेंगे कि कैसे ऑस्ट्रिया असंतुष्ट हो जाता है। यदि ऑस्ट्रिया असंतुष्ट है, वो एक दौर के हमारे गांव के अंदर एक व्यक्ति जो पुश्तैनी पैसों वाला था, लेकिन धीरे धीरे एलपीजी रिफॉर्म आया तो लोग बाहर के ज़्यादा पैसे कमाने लगे तो उनकी सत्ता चली गई। तो उसके फिर कुंठा रहती थी कि ये ऐसा कैसे करे, वो बार बार मचलता था। ऑस्ट्रिया भी वैसी वाली स्थिति, एक दौर के अंदर ये वियना कन्वेंशन के टाइम बहुत पावरफुल कंट्री था, लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये बहुत पीछे रह गया। लेकिन उसको वो जो कुव्वत थी नेतागिरी करने की, उसने कहा कि एक सर्बिया जैसा छोटा देश मेरे को चुनौती कैसे दे सकता है, मैं तो सुपर पावर रहा हूँ। ये एक अणस थी उसको। इधर बात यह है कि यह है बुल्गारिया। अब शायद नीचे भी तस्वीर दी रही होगी, हर चीज का मैप लगाया मैंने। ये जो सेकंड बाल्कन युद्ध हुआ उसमें कौन क्या क्या चाहता था, इसको समझिए आप। बुल्गारिया ने कहा कि मेरे को मैसिडोनिया चाहिए। बुल्गारिया ने कहा कि मेरे को मैसिडोनिया चाहिए, लेकिन अभी आप सोचो कि बुल्गारिया मैसिडोनिया है, वो कैसे यहाँ कनेक्ट कर पाएगा। तो मैसिडोनिया दे दिया सर्बिया को। इस बार सर्बिया तो ठीक रहा। इस यूरोपीय कंट्री को लगा कि ये 2 सालों से आग बबूला हो रखा है, इसको यदि कुछ नहीं दिया तो ये खतरनाक स्थिति हो सकती है। अब जब बुल्गारिया का हित सर्बिया ने ले लिया मैसिडोनिया के नाम पे, तो बुल्गारिया ने अटैक कर दिया सर्बिया पर। इसने कहा कि भाई मैसिडोनिया मेरा है, तूने कैसे ले लिया। ऑस्ट्रिया ने सोचा यार मौका आ गया, इतने दिनों के अणस है, इसको सल्टा ही देते हैं। लेकिन जर्मनी ने कहा रुक भाई रुक, इसका बाप तो यह है, इसको सब कुछ इसी के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। इस समय जर्मनी इसलिए लड़ना नहीं चाह रहा था कि उसको लगता था कि अभी मैं युद्ध के लिए प्रिपेयर नहीं हूं, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को रुक गया। ये असल में ये युद्ध अभी आरंभ होने ही वाला था, लेकिन चूंकि जर्मनी तैयार नहीं था तो इसने उसको वहां रोक दिया। अब बात ये हुई कि वही वाली बात है कि कोई आदमी पुश्तैनी पैसे वाला या ऑस्ट्रिया हंगरी एक दौर में मतलब यूरोप का सुपर पावर था, और यदि ये चाह रहा है कि मैं सर्बिया जैसे छोटे देश पर अटैक करूं, और उसको एक जर्मनी मतलब जो हालांकि पावर नया है उसके पास बहुत शक्ति है, लेकिन रोक कैसे सकता है। वो ऐसे अंदर अंदर सोच रहे हैं यार मैं मतलब महाराजा का आदमी हूं, मेरे को कोई रोक कैसे सकता है। तो मतलब उसको अंदर ही अंदर कुंठा थी कि यार मतलब ये गलत हो रहा है मेरे साथ। अब इस सिचुएशन को आप समझिए कि अब इस सिचुएशन में जब बात ये हुई कि भाई बाल्कन सेकंड बाल्कन क्राइसिस है वो यहां तक रुक गया, अटैक होने वाला था और अटैक को रोक दिया गया। अब सर्बिया को लगता था कि यार मतलब ये व्यक्ति मेरे को ये यार ऑस्ट्रिया मेरे पे अटैक करने चला था, इसका कुछ तो जर्मनी के अंदर की जो उग्रवाद, ये जो सर्बिया के अंदर का उग्रवादी एक दल था, उसने कहा कि यार ये सरकार वाले तो पता नहीं ये ऑस्ट्रिया से कब लड़ेंगे, हम लोगों को इनको जार के मार देना चाहिए। आप सोचो कि कुव्वत कितनी थी सर्बिया और ऑस्ट्रिया के प्रति, मतलब बहुत ज्यादा। तो इसका एक उग्रवादी संगठन था। वही मैं कह रहा था कि ये जब इतनी गुब्बत तैयार हो गई तो 28 जून यानी जून की 28 को, जून के आसपास 1914 को सर्ब आतंकवादी गैब्रिएलो प्रिंसिप, अजीब नाम है आपको याद हो जाएगा, 4-5 ये जनरल नाम नहीं, आप रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का शासक था फ्रेंड जोसेफ, उसके उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या कर देता है।
और अब परिस्थितियां जब उस पर हत्या कर देता है तो जर्मनी उसके मन, क्योंकि किसी देश पे का उत्तराधिकारी अटैक होता है, वो लड़ना चाह रहा था। अब यदि इस परिस्थिति में जर्मनी ने उसका साथ नहीं दिया तो जर्मनी सोचेगा यार मतलब मेरी ये जरूरत है, इसकी इस परिस्थिति में यदि साथ नहीं दे तो ये साथ नहीं देगा। तो अब यदि तैयार हो चाहे नहीं हो, जर्मनी को साथ देना जरूरी है। तो जब अटैक हुआ तो जर्मनी ने इसकी हाँ में हाँ मिला दी। अब बात यह है कि भाई जर्मनी मतलब इतना अंधा कैसे हो गया। मतलब मुद्दा है ये है कि भाई जब सर्बिया पर अटैक हुआ तो जर्मनी को पता है कि भाई ये सर्ब लोग है और रसिया भी सर्ब लोग है, इसका बड़ा भाई है। जब जर्मनी को पता है कि इसके साथ रसिया है तो फिर उसने अटैक कैसे कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि वो सपोर्ट आ जाएगा और हम हार भी सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाऊं कि ऑस्ट्रिया की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती, जर्मनी को ऑस्ट्रिया की इतनी ज़रूरत क्यों है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये स्लीपन फॉर्मूला क्या है। स्लीपन फॉर्मूला ये है कि इधर जर्मनी है, इधर फ्रांस है। तो जर्मनी को पता था कि मेरा दुश्मन है फ्रांस, तो भविष्य में मेरे पे फ्रांस अटैक करेगा ही करेगा, तो मुझे इसे लड़ना है। लेकिन यदि ये वाला इधर रसिया है, यदि रसिया फ्रांस के साथ हो जाता है तो ये इधर से अटैक करेगा, तो मेरा इधर की स्थिति का क्या होगा। ये इधर पहाड़ है, यदि उसको अटैक करना है तो इधर से करेगा, ये पहाड़ वाला इलाका है। तो इसने कहा कि स्लीपन फॉर्मूले के तहत इसने कहा कि यदि फ्रांस मेरे पे अटैक करेगा तो क्यों ना मैं फ्रांस पे पहले अटैक कर दूं। लेकिन फिर मुद्दा ये है कि यदि ये फ्रांस पे बहुत तेज अटैक करेगा तो पीछे से सिक्योरिटी कौन करेगा। तो इसने कहा कि भाई पीछे से एक काम करें, ऑस्ट्रिया को दोस्ती के रूप में स्थायी रूप से रख लेते हैं। इसको बोलेंगे कि भाई तू इधर 4 सप्ताह टिक जा, रसिया को सिर्फ 4 सप्ताह रोक ले, तब तक मैं 4 सप्ताह के अंतर्गत फ्रांस को सल्टा दूंगा। इसका कॉन्फिडेंस समझिए आप, जर्मनी इकोनॉमिकली पावर कितना पावर हाउस हो गया है। फ्रांस जैसी एक दौर में स्वामिनी यूरोप की, उसको 4 सप्ताह के अंदर, आप सोचो। तो स्लीपन फॉर्मूला यह था कि इसको 4 सप्ताह तक हराना है, तब तक ऑस्ट्रिया बफर स्टेट के रूप में इधर से तबाह हो चुका होगा। बस रसिया जर्मनी पहुंच ही होगा, तब तक बहुत तेजी से जाके वापस रसिया से लड़ना है। तो ये था स्लीपन फॉर्मूला। इसलिए उसको पूर्व की साइड से सिक्योरिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया जरूरी था। इसलिए जब सर्बिया पर ऑस्ट्रिया ने अटैक किया तो ये जानते हुए कि सर्बिया के साथ रसिया है, इसने बिना कुछ सोचे समझे ऑस्ट्रिया का साथ दिया, क्योंकि उसको पता है कि स्थिति ऐसी है, युद्ध होना ही होना है। अब ये सवाल हैं जो देखते हैं। 1914 में ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने थी, मैंने आपको बताया, गैब्रियल सब अजीब नाम है, याद हो जाएगा। फिर कितनी तारीख की 28 जून को आपको बताया मैंने। अब यदि संपूर्ण रूप से देखें तो स्थिति क्या है, स्थिति यह है कि जर्मनी के साथ कौन कौन से देश आपको, अब देखो एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। अब यदि आपने पूरी स्टोरी समझी तो आपको पता है कौन कौन से देश साथ हो सकते हैं। ये उसको पक्का चाहिए। बुल्गारिया इसलिए उसके साथ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए बुल्गारिया ने सर्बिया पर अटैक किया, सर्बिया रसिया एक साथ है और रसिया इंग्लैंड और फ्रांस के साथ है। तो सर्बिया किसके खेमे में जाएगा, जर्मनी के खेमे में। और तुर्की से तो ये सर्बिया वगैरह रूस वगैरह हमेशा लड़ते थे, तो रूस के दुश्मन है तो वो इसके साथ नहीं। यदि ये 4 नाम याद आपने रख लिए तो यदि ये सवाल आता है कि कौन सा किस पक्ष की ओर से, सेंट्रल पावर की ओर से लड़ रहे थे या मित्र मंडल की ओर से लड़ रहे थे, आसान है। ये देश बहुत ज़्यादा, इनको याद रखना मुश्किल है। आपको इन 4 देशों को याद रखना है और लॉजिकली के जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया जाना बहुत ज़रूरी है। बुल्गारिया की सर्बिया के साथ दुश्मनी थी और सर्बिया की ऑस्ट्रिया के साथ दुश्मनी थी। ऐसे में बुल्गारिया ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती करेगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और तुर्की की रशिया के साथ, सर्बिया के साथ दुश्मनी थी, इसलिए वो इसके साथ आएगा। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आपको पता ही है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, जापान, इटली, बिल्कुल सिंपल है। अब यदि ये, अब देख सवाल भी कीजिए, एपी 2024 में आया था, बाल्कन क्षेत्र में किस राज्य ने प्रथम युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। बहुत आसान है, बुल्गारिया।
लॉजिकली है। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय सेंट्रल पावर कौन थी? जर्मनी के साथ कौन कौन हो सकते हैं? क्या जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया था? बिल्कुल था। हंगरी था? बिल्कुल था। टर्की था? इटली नहीं था। पता होना चाहिए आपको। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया का नाम नहीं है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की नहीं है। हंगरी नहीं है। हंगरी नहीं है। यहाँ हंगरी देखो आप क्या है। एक मिनट वापस देखते हैं कि प्रथम विश्व में सेंट्रल पावर कौन थी? सेंट्रल पावर किसको बोल रहे हैं? जर्मनी वाले पास। जर्मनी के पास अलाई कौन था? देखो, जर्मन ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मन ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मन ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मन ऑस्ट्रिया हंगरी, ये कॉमन है। अब इनमें से देखना पड़ेगा आपको। बुल्गारिया था, इधर सर्बिया नहीं था। सर्बिया तो दुश्मन था इसका, संभव नहीं है। रोमानिया था नहीं। इटली फ्रांस की तरफ से था नहीं। यही होगा, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और टर्की। कुल मिला के घटनाक्रम इस तरह से होता है कि 28 जुलाई को, जब ये 28 जून को इन्होंने अटैक किया, ये जो ये उत्तराधिकारी को मारता है, तो उसके बाद 1 महीने तक घटनाक्रम चलता है। ये करने की कोशिश करते हैं न्याय, लेकिन फिर जब ये दोनों देश आपस में बहुत दादागिरी दिखाते हैं, तो 28 जुलाई के आसपास ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर देता है। और जब 29 जून को, अगले ही दिन, जब सर्बिया पर अटैक होता है, तो बड़ा भाई साहब देखा ही देगा। अगले दिन बड़ा भाई रसिया सर्बिया के पक्ष में खड़ा हो जाता है 29 जून को। जब रसिया सर्बिया के पक्ष में आ जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले जर्मनी खड़ा होता है। बोले रसिया यदि खड़ा हो गया तो मैं भी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा होऊंगा। तो आप क्रम देखिए। अब यदि इनका सवाल यदि क्रम का आता है, तो कौन कौन सा देश कैसा है, स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं। भाई, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध खड़ा, फिर सर्बिया के विरुद्ध सबसे पहला। अब यदि जिसके विरुद्ध अटैक हुआ सबसे पहले, उसके विरुद्ध ही कोई खड़ा होगा, तो सर्बिया पे यदि अटैक हुआ, तो सर्बिया का सबसे पहले पक्ष लेने वाला सबसे बड़ा कंट्री रशिया ही है, तो रशिया आ गया। उसके बाद यदि रशिया आ गया, तो ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा प्रेमी कौन? जर्मनी, तो जर्मनी भी आ गया। इन सब लोगों ने लड़ा, तो फिर 3 अगस्त को फ्रांस को लगा कि ये मेरे लिए बदला लेने का सबसे शानदार मौका है। तो उसके अगले ही दिन फ्रांस युद्ध में कूद जाता है। अब 4 अगस्त को इंग्लैंड, जब जर्मनी की सेना ने, मैंने आपको बताया स्लीपन फॉर्मूले के तहत उसको 4 सप्ताह के अंतर्गत फ्रांस को हराना है, तो उसको सेना फ्रांस में जाने के लिए बेल्जियम का रास्ता चुनना पड़ेगा। और इस बेल्जियम के रास्ते से जब वे जा रही थी, एक्चुअली यहाँ घटनाक्रम समझिए। घटनाक्रम इस तरह से था कि स्लीपन फॉर्मूले को जमीन देने के लिए जर्मनी को, आप इस तरह समझिए, यह है जर्मनी, यह है फ्रांस, और इसको जाने के लिए ये बेल्जियम नामक देश है। और बेल्जियम संरक्षण प्राप्त था इंग्लैंड का। तो जब ये स्लीपन फॉर्मूला बन रहा था, तो जर्मन के डिप्लोमेट्स ने कहा कि भाई हमें 4 सप्ताह के अंतर्गत फ्रांस को हराना है। लेकिन फ्रांस को हराने के लिए फ्रांस में जाना जरूरी है, और फ्रांस में जाने के लिए एकमात्र रास्ता है बेल्जियम। तो इसको जमीन देने के लिए जर्मनी का डिप्लोमेट गया इंग्लैंड के डिप्लोमेट के पास। इंग्लैंड के डिप्लोमेट को पूछा कि भाई यदि हम कभी भविष्य में फ्रांस पे अटैक करें, तो क्या हमारी सेना बेल्जियम से होकर जा सकती है क्या? डिप्लोमेसी की भाषा समझिए आप। तो इंग्लैंड के डिप्लोमेट्स मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। जर्मनी ने इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से निकाला कि इंग्लैंड का डिप्लोमेट नहीं बोला, इसका मतलब यह है कि यदि बेल्जियम से होकर जर्मनी सेना जाती है तो वो नहीं बोलेगा, यानी कि कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। इंग्लैंड के डिप्लोमेट ने यह अंदाज लगाया कि जर्मनी को यह समझना चाहिए कि इतना बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर यदि फ्रांस जैसे कंट्री पर अटैक करके अपना प्रभाव वृद्धि करेगा, तो इंग्लैंड जैसा देश चुप नहीं रहेगा। तो चुप के 2 अलग अलग मतलब निकाले। तो जब जर्मनी को लगा कि इंग्लैंड चुप ही रहेगा, तो वो बेल्जियम की तरफ से सेना लेके गया फ्रांस में अटैक करने के लिए। और इंग्लैंड इसी ताक में था कि कब ये बेल्जियम पर अटैक करे और मैं
इसका जो सुपर पावर बनने का सपना है वो तोड़ूं। तो बेल्जियम पर अटैक होते ही 4 अगस्त को इंग्लैंड उस पर अटैक कर देता है। इस तरह से 6 अगस्त को ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध भी रूस अटैक कर देता है। कुल मिला के 4 वर्ष 3 माह 11 दिन ये युद्ध चला। अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर में 2024 में संस्कृत एजुकेशन में जो सवाल है उसको देखते हैं। स्लीपन फॉर्मूला क्या है, तो ये फ्रांस के, ये जर्मनी का था, बहुत डिटेल में समझा दी मैंने। 19 फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? गैब्रिएल प्रिंसेप ने। बहुत कहानी से आसानी से सवाल किए जा सकते हैं। धन्यवाद।